स्टूडेंट्स, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक वार्निंग को इश्यू किया गया था कि विद इन द 24 आवर्स के अंदर में ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना होगा। नहीं, यूएस के द्वारा ईरान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली पावर सेक्टर से रिलेटेड, उसको टारगेट है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी जो 24 आवर्स का जो वार्निंग है, जिसको एक्सटेंशन दिया गया है यूएस के द्वारा कि विद इन 5 डेज के अंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन किया जाए, नहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टारगेट के ऊपर में रहेगा। और ईरान के साथ में जो प्रोडक्टिव टॉक्स हैं उसके बारे में भी यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने मेंशन किया। ईरान का जो स्टैंड है वो क्या है इस कम्प्लीटली क्लेम की रिगार्डिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान ने डिनाई किया है कि किसी भी तरीके से जो प्रोडक्टिव टॉक्स हैं वो नहीं हुए हैं यूएस के साथ में। सेकंड, आप देखिए ईरान के द्वारा कहा गया कि अगर यूएस उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा तो ईरान भी वेस्ट एशिया के अंदर में यूएस का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो मिलिट्री बेसेज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और वेस्ट एशिया के वो कंट्री जो कि यूएस के साथ में क्लोज रिलेशन रखते हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा ईरान के द्वारा। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जानकारी होना चाहिए उस स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट बेसिकली हुआ क्या करता है, कोई भी दो वाटर बॉडी हैं जिनको कनेक्ट करने वाला एक नैरो चैनल है जिसको हम स्ट्रेट के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी दो लैंड मास हैं जिनको कनेक्ट करने वाला जो लैंड एरिया हुआ करता है उसको हम क्या बोला करते हैं, उसको हम बोला करते हैं इस्तुमस। जैसे इस्तुमस ऑफ पनामा है जो कि सेंट्रल अमेरिका को कनेक्ट करता है लैटिन अमेरिका के साथ में। तो वेस्ट एशिया में जो स्ट्रेट है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानते हैं, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। और हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन कर दिया जाए कि जो पर्शियन गल्फ है उसको कि अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है वो कौन सा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ ओमान है वो अरेबियन सी का ही पार्ट है। सेकेंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के ही वेस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी एक स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है। अरेबियन पेनिनसुला का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि रेड सी के साथ में एरिया शेयर करता है। तो आप देखिए कि रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन के साथ में जो कनेक्ट करने वाला वाटर चैनल है जिसको कि हम स्टेट ऑफ बेबल मंदाब के नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ बेबल मंदेब के नाम से उसको जानते हैं। और वहाँ पे भी आपको मेंशन हो सकता है कि जो जो गल्फ ऑफ आदेन है जो कि इंडियन ओशियन का पार्ट है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि जो रेड सी है उसको कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन के साथ में, उस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं, बेबल मंदेब के नाम से। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो वेस्ट एशिया आप देखिए कि हमारी कंट्री के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो रेगुलर वे के अंदर में कैरी आउट होता है, जो कि कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे जो रिसेंटली 2 वेसल्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने के लिए। और 2 वेसल्स हैं जो कि आप देखिए कि 2-3 डेज बैक के अंदर में अलाउ हैं, वो किए गए थे। तो एनर्जी सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो सके, डिस्टरबेंस है वो ना क्रिएट हो, और ईरान के साथ में भी हमारे रिलेशंस हैं वो बेटर रहे हैं। जैसे कि ईरान का जो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में जो एरिया है वहाँ पे एक पोर्ट है उसको भी हमने डेवलप किया था, चाहबार पोर्ट को, जो कि सेंट्रल एशिया और जो अफगानिस्तान है वहाँ पे हमारे ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है। और वेस्ट एशिया का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए फ्यूल एंड एनर्जी का जो सेक्टर है उसी के लिए नहीं है कि ऑयल एंड गैस ही वहाँ से आया करता है और सिर्फ उसी सेक्टर को वो सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देखिए कि गुजरात के अंदर में एक टाउन है, टाउन का नाम है मोरबी। इसको आपने काफ़ी बार रीड किया होगा मोरबी टाउन को। तो मोरबी टाउन के अंदर में हमारा जो सिरेमिक इंडस्ट्री है, स्पेशली जो टाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है वो इसी टाउन में हुआ करता है। यूएस के वहाँ से गैस का सप्लाई होता है कि जो कि मोरबी के अंदर में जो टाइल मेकिंग का जो सेक्टर है जिसको सपोर्ट करता है, और वहाँ पे जो सिरेमिक इंडस्ट्री है जो अपना एज ए हब के रूप से वहाँ पे इस्टेब्लिश है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उन इंडस्ट्रीज़ में वर्क किया करते हैं, तो उनके एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग में भी कंसर्न क्रिएट करता है अगर कंटिन्यूस वो जो गैस है जिसका कि वहाँ पे यूज किया जाता है उसका सप्लाई ना हो वेस्ट एशिया से। नेक्स्ट, अगर हम रीड करें इंडिया के ऊपर में ये जो वेस्ट एशिया का सिचुएशन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो कंटिन्यूस है, तो पार्लियामेंट का सेशन जब भी कंटिन्यूस हुआ करता है तो हमारे जो
पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके द्वारा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर में स्टेटमेंट है वो दिया जाता है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया। और इस सिचुएशन को उन्होंने कोविड के साथ में बताया है कि जैसे हमने कोविड के अंदर में अपना जो प्रिपेयर्डनेस को कैरी आउट किया था, कोविड के ही दौरान में हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया था। तो स्टूडेंट्स, कोविड की तरह ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए वेस्ट एशिया के इस सिचुएशन को, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो जो एक पॉइंट है वो मेंशन है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में, कि हमारी कंट्री का जो पेट्रोलियम रिजर्व है जिसको कि इन्होंने 5.3 बिलियन टन्स के आसपास बताया है कि 5.3 मिलियन टन्स का हमारा यहाँ पे 5.3 मिलियन टन्स का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो सिचुएटेड है, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कितने दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है वो होना चाहिए मिनिमम, आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो मेंशन करता है कि हर एक कंट्री को 90 डेज के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको कैरी आउट करना चाहिए, कि कोई भी डिस्टरबेंस होता है वॉर की वजह से, कोई अदर रीजन की वजह से, तो उस समय में यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील किया जा सके पेट्रोलियम रिजर्व के थ्रू में। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यहाँ पे स्टेटमेंट है। किसी भी कंट्री को अगर उसका ऑफिशियली आप देखिए कि जो मेंबर बनना है तो ये यहाँ पे कंडीशन है वो होती है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में क्या बताना है, होमवर्क है आपके लिए यही कि हमारे जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। कुछ पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, जैसे कि मैंगलोर के वहाँ पे है, विशाखापट्टनम के वहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर में पादूर का जो एरिया है वहाँ पे भी हमने एक पेट्रोलियम रिजर्व है जिसको प्रपोज किया है। तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो एक रफ मैप अपने पेज के ऊपर में ड्रॉ करना, उसके ऊपर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे भी हैं उनको आप मार्क कर सकते हो, जिससे कि आपको बेटर वे के अंदर में इमेजिन हो सके, बेटर वे के अंदर में आप याद हैं उनको रख सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया जो है वेस्ट एशिया की सिचुएशन को कंटिन्यूस यहाँ पे ट्रैक कर रहा है कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट ने जो 5 डेज का पोज दिया है, क्या उनका ये कोई स्ट्रेटजिक विड्रोवल है इस वॉर सिचुएशन से, या आप देखिए कि जो ग्लोबल कंट्रीज ने एक प्रेशर भी क्रिएट किया है कि यूएस के इस एडवेंचर की वजह से, यूएस ने जो ये अटैक किया यूएस इजराइल ने, उसकी वजह से मैक्सिमम कंट्रीज को उनका एनर्जी सेक्टर में डिस्टरबेंस हुआ है, तो ये उनको इस तरीके से अटैक है वो नहीं करना चाहिए। तो क्या इस प्रेशर सिचुएशन में उनका एक विड्रोवल है वो किया गया है, तो कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक वे के थ्रू इसका जो ट्रैकिंग है वो किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट का सेशन है जो कि अब यहाँ पे डिस्कशन फेज के अंदर में है, पार्लियामेंट का सेशन है जो कंटिन्यूस है। तो हो सकता है इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग में कोई एक्ट है वो लाया जाए, कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है जो 2029 के समय में हमारे जनरल इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उससे पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है, प्रोसेस है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो, और उस समय में नए जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनके ऊपर में इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएं। एक वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आया, जिसमें आप देखिए कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं, जहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नया वाला जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें भी यही रहेगा कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगे, जो अकॉर्डिंग में जो प्रपोज यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 816 बताई गई हैं, कि 816 हमारे यहाँ पे सीट्स होंगी, जो प्रेजेंट समय में 543 हैं, जो प्रेजेंट समय में 543 हैं, जिससे इतना नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज होगा। और वुमेन्स के लिए जो 33% का रिजर्वेशन अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो अराउंड आप देखिए कि 273 जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से इलेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाला है डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू। तो कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनके कंसर्न हैं। स्टेट्स के कंसर्न क्यों हैं? सदर्न इंडिया के वो स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है, पॉपुलेशन को जिन्होंने कंट्रोल किया है, उनकी जो पॉलिसी इस तरीके से रही हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, तो उन स्टेट्स को नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपने कंसर्न पहले भी रेज किए थे कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे जो हमारा आप देखिए कि जो बेसिकली सीट्स डिसाइड हुआ करती हैं, तो सदर्न इंडिया के अंदर में लेस नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा पार्लियामेंट में, ये उनके अपने कंसर्न हैं।
एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीलिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डीलिमिटेशन का जो ये प्रोसेस है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है। बेसिकली अगर हम बात करें आर्टिकल्स के बारे में तो आर्टिकल जो 82 है, आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 170 है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। ये बेसिकली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को मेंशन करते हैं कि समय समय पे इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस की रिगार्डिंग में सीट्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूस किया जाए। अभी तक हमारी कंट्री के अंदर में इंडिपेंडेंट इंडिया में आप देखिए कि 4 टाइम्स ये हुआ है, 4 टाइम्स ये कंडक्ट हुआ है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था कि कितने बार हुआ है, और डायरेक्टली ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए गए थे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4 टाइम। तो आप देखिए कि ये आपको पता होना चाहिए 4 टाइम्स ये अभी तक कंडक्ट हुआ है, 1952 के समय में, 1963 के समय में, 1973 के समय में और 2002 के समय में। तो इस तरीके से 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सरसाइज हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूट होता है तो कितने मेंबर्स का ये बॉडी होता है? 3 मेंबर्स का ये बॉडी हुआ करता है, 3 मेंबर्स इसमें हुआ करते हैं और इनके जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होते हैं। क्या कोर्ट इंटरवेन कर सकता है? कोर्ट इंटरवेन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर में कि कहीं डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में ही कोई डिले क्रिएट हुआ हो तो कोर्ट उस समय इंटरवेन है वो कर सकता है। 3 मेंबर का बॉडी कौन होता है? एक तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के क्या तो एक्टिंग जो प्रेजेंट जज हों या रिटायर जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं या इलेक्शन कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया जाए सीईसी के द्वारा, और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके एक पर्सन है वो इसके पार्ट रहेंगे। तो इस तरीके से 3 मेंबर का ये बॉडी होता है, रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होती हैं, कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन है वो है यहाँ पे वायनाड के बारे में। कल भी हमने आप देखिए कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके बारे में रीड किया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो नया कोडिंग है, नया जो जोनल प्रोसेस आया था हमारी कंट्री के रिगार्डिंग में, फिर उनको विड्रॉवल कर दिया गया क्योंकि कुछ मिनिस्ट्रीज ने ऐसे कंसर्न्स रेज किए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स वायनाड के अंदर में भी लास्ट ईयर आप देखिए कि जो जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, फ्रेजाइल एरियाज हैं कुछ ऐसे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। तो उसी वायनाड इंसिडेंट के अंदर में कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक्स्ट्रा जो फंडिंग है वो प्रोवाइड किया है। वायनाड वैसे जो सिचुएटेड है वो केरल के वहाँ पे है, केरल के अंदर में वो इस्टेब्लिश है। और रिसेंटली केरल और कर्नाटका का एक और इश्यू था कि जो केरल गवर्नमेंट है उनका प्रपोजल था कि मलयालम लैंग्वेज है जिसको कि जो स्कूल एजुकेशन है जिसमें यूज किया जाए एज ए मैंडेटरी लैंग्वेज के रूप से। और कर्नाटका ने अपोज इस वजह से किया था कि जो कासरगोड का एरिया है, कासरगोड है या कासरगोड है, वहाँ पे आप देखिए कि डेट कुछ कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सनस हैं वो भी रहा करते हैं, तो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है उसको वो इम्पैक्ट है वो करेगा मैंडेटरी इस तरीके से लैंग्वेज करना। यहाँ पे जो केरल के अंदर में असेंबली इलेक्शंस होंगे तो उसके बारे में मेंशन है, इतने लोगों ने नॉमिनेशन है वो किया है। नॉमिनेशन किसको किया करते हैं? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि वहाँ का ही आप देखिएगा एसडीएम है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है, या एडीएम होंगे। ये बेसिकली जो जो सिविल सर्विस से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उन्हीं को एज ए आरओ के रूप से अपॉइंट किया जाएगा। तो इस न्यूज़ को इस वजह से हम इंक्लूड किए थे कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्सन है जो कि यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, क्या उनके द्वारा कोई ओथ लिया जाता है क्या जो शेड्यूल 3 के अंदर में मेंशन है? क्या कोई पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कैंडिडेट है कोई ओथ ऐसा लिया करता है क्या जो शेड्यूल 3 के अंदर में मेंशन है? तो ये आपको ही पता होना चाहिए कि शेड्यूल 3 में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ओथ लेना होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, कोई रीजनल पार्टी से हो, कोई कोई नेशनल पार्टी से हो, उसको भी एक ओथ है वो लेना होता है जो शेड्यूल 3 के अंदर में मेंशन है। तो कैंडिडेट्स का भी ओथ है शेड्यूल 3 में, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है
कि पिछले कुछ मंथ से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, चाहे अगर हम आईआईपी इंडेक्स के जो डाटाज हैं उनको यहाँ पे मेजर करें या उनको हम एनालाइज करें, या आप देखिए कि हमारा जो ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है जिसमें भी डिक्लाइन है वो मिला है। ऑयल एंड गैस का सेक्टर वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट से पहले भी उस सेक्टर में डिक्लाइन है वो हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो करना चाहिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि माइक्रो लेवल के ऊपर में, जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो इकोनॉमी का लेवल है, उसके ऊपर में एनालाइज करने का ज़रूरत है प्रॉपर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा, जिससे कि ऐसा कोई भी इकोनॉमी में जो डिक्लाइन का सिचुएशन है, जो कॉन्ट्रेस्ट का सिचुएशन है, जिसको हम डील कर सकें। रिसेंटली हमने एफडीआईज के बारे में भी रीड किया है काफ़ी बार कि एफडीआईज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका विड्रोवल है हमारे इंडियन मार्केट से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट टीबी के बारे में है, ट्यूबरक्लोसिस। आप देखिए कि जो लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो इंडिया में रहा करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से जो इम्पेक्टेड हैं। 24 मार्च का जो डे है उसको एज ए अवेयरनेस डे के रूप से, टीबी डे के रूप से उसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग में ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं इसके बारे में। क्या पता होना चाहिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक तो आप देखिए कि जब भी हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है वो हमारे यहाँ पे हायर हैं, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का डिटेक्शन होना चाहिए। तो एक स्ट्रेटजी आया था 2017-18 के समय में, 90% जितने भी पेशेंट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, फिर उसमें से जो 90% है उनको प्रॉपर ट्रीट है वो किया जाए, और 90% है उसके अंदर में यहाँ पे रिकवरी हो। तो 90-90-90 का एक स्ट्रेटजी है जो किसके बारे में है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है। एक मॉस्को डिक्लेरेशन भी है, जो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ का डिक्लेरेशन भी है कि मॉस्को डिक्लेरेशन के थ्रू बेसिकली आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको डिटेक्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हम लेके आए हैं जिसमें हमारा टारगेट यही है, इससे इम्पेक्टेड जो पर्सन है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस आप देखिए कि सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम नहीं है, और भी काफ़ी सारी जो जो बीमारियां हैं वो क्रिएट होती हैं, जैसे कि डायबिटीज इससे क्रिएट होता है, जैसे कि आप देखिए कि इससे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट होता है। तो जो न्यूट्रिशनल फूड है उसका भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, सभी ये इंटरकनेक्टेड हैं, फूड कनेक्टेड है, हेल्थ का जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है, अवेयरनेस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो एलिमिनेशन प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को हम रिड्यूस हम वो कर सकें। नेपाल के अंदर में नए जो लीडर आए हैं, जो पहले आप देखिए कि एंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है उससे ये रिलेटेड थे, तो नेपाल इस सिचुएशन को कैसे देखता है। इंडिया के साथ में जो नेपाल के रिलेशंस हैं जो ओपन बॉर्डर के हुआ करते थे, रोटी और बेटी का जो रिश्ता है वो हम देखा करते थे, क्योंकि उनका जो मधेश का जो रीजन है नेपाल का, वहाँ से आप देखिए कि हमारे सोशल एंड जो 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 यहाँ पे मैरिज रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे। तो नेपाल का जो नया लीडरशिप है उनके लिए चैलेंज भी हैं, चैलेंज हैं खुद का जो इकोनॉमी है उसको रिवाइवल करना, उसको वहाँ पे जो इम्प्रूव है वो करना, इंडिया के साथ में और चाइना के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको एक बैलेंस अप्रोच के थ्रू कैरी आउट करना। तो ये इंडिया और नेपाल के बारे में यहाँ पे मेंशन है। इंडिया और रसिया के बारे में मेंशन किया गया, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं रसियन, जो वहाँ पे एक डिस्कशन था जिसमें पार्टिसिपेट करते हुए कहा गया है कि रसिया के जब लीडर इंडिया के अंदर में आए थे तो जब भी हमारे बोथ कंट्रीज़ के लीडरशिप ने कमिट किया था, एक तो हमें हमारा रिलेशंस को तो इम्प्रूव करना ही है, साथ साथ जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसके अंदर में भी कंट्रीब्यूट करना है बोथ कंट्रीज़ को, कि दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है, काफ़ी ऐसे ऐसे डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे दोनों कोऑपरेट किया करते हैं, चाहे वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ईरान भी है इसका पार्ट में। ब्रिक्स का अगर हम डिस्कस करें तो ब्रिक्स भी आप देखिए कि वो कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे रसिया भी इसका पार्ट है, ईरान भी इसका पार्ट है यहाँ पे बेसिकली। और स्टूडेंट G20 के अंदर में भी इंडिया रसिया है, यूएन के वहाँ पे भी इंडिया रसिया हैं, तो ये शो करता है कि इंडिया रसिया काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स के पार्ट हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड को वो एक नया मैसेज है वो डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो जब रशियन लीडर इंडिया के लिए आते हैं तो हमने एक जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट किया था, स्पेशल एंड प्रिविलेज, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको सेटअप किया गया। तो एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ में हमारा साइन हुआ है, रसिया के साथ में वो साइन हुआ है।
कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु के, वहाँ पे उसको एज एक ग्रेट एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के बारे में बताया गया। 96% हमारा जो ट्रेड हुआ करता है वो लोकल करेंसी के अंदर में हुआ करता है, इंडिया और रसिया का, तो ये भी एक बेटर यहाँ पे कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फेयर के अंदर में हाइक हुआ था एविएशन सेक्टर के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कुछ समय का टाइम दिया है, क्यों आर्बिट्रेरी वे के अंदर में फेयर के अंदर में इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में है, पाकिस्तान रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटी हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के अंदर में, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे जो जो नए यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में है, सेंटर ने लॉन्च किया है एआई स्किलिंग ड्राइव जो गूगल और यूट्यूब के साथ में वर्क करेगा। एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए आप देखिए कि एफसीआरए एक्ट के बारे में है, एफसीआरए एक्ट के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे चेंजेस ला सकता है गवर्नमेंट, जो काफ़ी बार लाई भी गए हैं। किसके अंडर में आया करता है ये एक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में है, जो एनजीओज को मिला करता है, तो उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का किस तरीके से यूज किया गया है। पनिशमेंट अगर उनको होता है तो पनिशमेंट का जो मैक्सिमम समय है जो 5 ईयर्स है उसको रिड्यूस करके 1 ईयर किया जाएगा नए एक्ट के अंदर में। तो कुछ चेंजेस लाई जाएंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ हैं। एक तो आप देखिए कि इटली के वहाँ पे जो इटली के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने एक चेंज लाने का कोशिश किया था कि जो जुडिशरी है उसको कंट्रोल किया जाए वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स जो इटली है उस वहाँ पे रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के अंदर में लोगों ने 54% उस प्रपोजल को नो किया है 54% के द्वारा। तो रेफरेंडम है वो रिजेक्ट हुआ है, एक सेटबैक है वहाँ के लीडर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान के लीडर का मेंशन है कि टेररिज्म को एंड करना है। तो वन काइंड ऑफ आयरनी है कि पाकिस्तान ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। वो कंट्री जिन्होंने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कैरी आउट किया है, जिनकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी नाइबर हमारी कंट्री के ऊपर में अटैक करने के लिए, तो उस कंट्री के द्वारा टेररिज्म को एंड करने के बारे में कोई स्टेटमेंट हो तो वन काइंड ऑफ आयरनी है। और जब भी आप देखिए कि हम एससीओ को रीड करते हैं, एससीओ का एक विंग हुआ करता है रेड्स, जो टेररिज्म को डील करता है, और एससीओ के अंदर में पाकिस्तान भी है जो टेररिज्म के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं जो कि अमेरिका को आप देखिए कि खोज किए थे 1492 के समय उनके द्वारा किया गया था, तो उनकी स्टैचू है वो लगाई गई है वाइट हाउस के वहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट के अंदर में सीआर राजगोपालाचारी हैं जो कि इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और स्वतंत्र पार्टी के जो फाउंडर थे। तो सी राजगोपालाचारी का आप देखिए कि अभी एक स्टैचू इंस्टॉल हुआ था, जो लुटियंस का जो स्टैचू है उसको रिमूव करते हुए, तो उस दौरान में हमारे यहाँ पे किया गया व्हाइट हाउस के वहाँ पे भी उनके जो खोज करने वाले जो पर्सन है क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका स्टैचू है वो लगा है, जिन्होंने आप देखिए कि इनको रेड इंडियंस के नाम से अनाउंस है वो किया था कि वो रेड इंडियंस है बेसिकली, ये 1492 के समय जब वो यूएस के वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लोवेनिया के बारे में है, स्लोवेनिया कहाँ है? एडियाटिक सी के बारे में जब हम रीड करते हैं, एडियाटिक सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है स्लोवेनिया, और उसी एडियाटिक सी के आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इटली है वो सिचुएटेड है। तो वहाँ के कोलिशन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन के बारे में मेंशन है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोकेशन आप देख लेना, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर में कोलिजन की वजह से डेथ हुआ है तो उसके बारे में है, ये भी एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। एविएशन सेक्टर के बारे में अभी वो फेयर का न्यूज़ था, तो एक आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएन का बॉडी है एविएशन सेक्टर के अंदर में, तो जो शिकागो कन्वेंशन है उसके थ्रू ये सेटअप हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के अंदर में मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है वहाँ पे है। फिर गल्फ के बारे में है, अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हैं जो कंटिन्यूस न्यूज़ में हैं, कितना इसको रीड करोगे, बेसिक बेसिक पॉइंट्स वो आप रीड करना यहाँ पे। और ईद का जो फेस्टिवल था तो वहाँ पे आप देखिए कि बैलून्स के बारे में बताया गया है, जो हॉट एयर बैलून्स हैं जो कि आप एक एडवेंचर के रूप से भी यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे एक टाउन है जो काफ़ी फेमस है इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि आप देखिए कि एनर्जी एजेंसी जो कि यहाँ पे ऑयल क्राइसिस की वजह से ही इस्टेब्लिश हुआ था 1973 के समय में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया क्या इसका कंप्लीट मेंबर है? मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। तो उसके चीफ ने कहा है कि 70s में जो क्राइसिस था जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था,
उससे भी वर्सन सिचुएशन है वो यहाँ पे हो सकती है, अगर जल्द से जल्द जो डिस्टरबेंस है उसको नहीं यहाँ पे इम्प्रूव किया गया वेस्ट एशिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।